हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन द स्मार्ट क्लासेस बाय रोशन सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। एक आंदोलन की याद आती है 1920 ईस्वी में। आपने पढ़ा होगा 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। और अभी भी बिल्कुल उसी की भांति हम भी एक आंदोलन लड़ रहे हैं। वो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ था और ये आंदोलन अभी महामारी के खिलाफ है। दोनों का लड़ने का तरीका बिल्कुल सेम है। वो आंदोलन भी जब लड़ा गया था तो उसमें कोई हिंसक रूप से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, और ये लड़ाई भी बिल्कुल वैसी ही है। वहाँ महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज़ों का असहयोग करें, और यहाँ हमारी सरकार कह रही है आप घर में रह के हमारा सहयोग करें। बस फ़र्क इतना है कि वो लड़ाई पूरे भारत में लड़ी गई थी, यानी भारत के नागरिकों के द्वारा लड़ी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन ये लड़ाई एक ऐसी महामारी के खिलाफ है जो पूरी दुनिया लड़ रही है। अगर बात करें तो उस आंदोलन से कई गुना बड़ा ये आंदोलन है। बस हम साथ रह के, साथ मिलकर सरकार के द्वारा बनाए गए निर्देशों का पालन करें, शायद इस आंदोलन से हम तभी लड़ सकते हैं। उम्मीद है आप इस नियम का पालन कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कल हमने एक क्लास लिया था जिसमें हमने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। फटाफट बातों को रिपीट कर देते हैं क्योंकि आगे में बढ़ना है। हमने उनमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। हमने बताया था कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें वस्तु एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है, और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के काम करता है, कई प्रकार की क्रियाएँ करता है। तो उन क्रियाओं को हम अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। हमने कल ये देखा था, कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 प्रकार के काम करता है। एक काम को हमने प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया के नाम से हमने जाना था। उसी को हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के नाम से भी हमने पहचाना था। लेकिन आज मैं उन सारी जो भी मैंने कल आपको बताया था उसका मैं सारा परिभाषा आज आपको देने वाला हूँ, यानी उसका जो नोट है मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस नोट का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें मुझे, मैं इसका आपको PDF सेंड कर दूंगा। अब बात आती है कि कल की बात हमें याद है तो हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं पहला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम जानेंगे कुछ अलग बातों को, और जो कल नोट्स रह गए थे मैं उन नोट्सों को आज लिखा देता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। वही बात क्लास 10th एंड 12th के लिए ये बात कंबाइंड है। जो आज हम इकोनॉमिक्स में 10th में पढ़ रहे हैं, जो हम आज बात इकोनॉमिक्स में 10th में पढ़ रहे हैं, वही बात में भी हो सकता है कि हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी में इस बातों को पढ़ें। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो 10th के इकोनॉमिक्स से 12th के ज्योग्राफी में दी गई हैं, और जो मैंने एक लेक्चर या दूसरा लेक्चर में आज जो ले रहा हूँ, दोनों की दोनों स्टडी आपकी 11th और 12th से मैच करती है, सिमिलर। तो जब वो स्पेशल कोई 10th का क्लास होगा तो वहाँ मैं लिख दूंगा केवल 10th, लेकिन जब 10th और 12th दोनों टॉपिक एक साथ मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ मैं 10th और 12th लिख दूँगा, जैसे मैंने आज लिखा है। अच्छा, एक बात मैं बताना आपको भूल गया था, और शायद मैंने बता भी दिया था कि आज पहले ज़माने में जब आदिवासी हुआ करते थे तो उन्हें इतनी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती थी, तो वहाँ अर्थव्यवस्था का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन आज की दुनिया में हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। एक समय में हमारी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करती थी, और आज आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कल के लेक्चर में आपको आवश्यकता के बारे में बताया था कि आवश्यकता क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब आवश्यकता अगर बढ़ गई तो उस वस्तु का निर्माण भी करना होगा, वस्तु को बनाना भी होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कल, 3 दोस्तों की मैंने कहानी बताई थी आपको, एक रामलाल, एक श्यामलाल और एक दुखिया के बारे में। तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, और तीनों के काम से हमने देखा कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और कौन से काम को किस क्षेत्र में या किस क्रिया में रखा जाता है। अब 3 बातें मैंने नोट पहले लिख दी है अर्थव्यवस्था के दूसरे लेक्चर में। आप पहले इस नोट को ध्यान से सुनें। नोट नंबर पहला क्या बोल रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण ही अर्थव्यवस्था को सुविधा के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी अर्थव्यवस्था, जो आपने देखा कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, वो सुविधा के अनुसार बांट दिया गया है ताकि बच्चों को सारी बातें समझ में आए। क्योंकि इतना हर इंसान तो अलग अलग काम करता है और अनेक प्रकार के काम करता है, तो इतने सारे कामों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाए, इसीलिए उनके क्षेत्रों को अलग अलग क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। उसके बाद नोट नंबर 2 आता है। दूसरा नंबर बात क्या लिखा हुआ है, पहले ये 3 बातें की जानकारी आप ले लें, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नोट नंबर 2 कहता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक मानव 3 प्रकार की क्रियाएं, हमने कल भी बताई थी आपको
कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 प्रकार की क्रियाएं करता है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया जो कृषि वृषि से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक क्रिया कहलाती है। द्वितीय क्रिया जहाँ पे वस्तु का रूप बदला जाता है, प्राथमिक क्रिया से लाए वस्तु को मशीनों के प्रयोग से उसका रूप बदल देते हैं, उसे मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उसको बना देते हैं, वो काम द्वितीय क्रिया में होता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में होता है। और तीसरा हमने बताया था कि सेवा का क्षेत्र होता है। सेवा का क्षेत्र मतलब कि जो दुखिया कर रहा था, यानी प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया दोनों को वो सेवा देगा। ठीक है। और तीसरी बात जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, नोट नंबर 3 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नोट देख रहे हैं आप, ये नोट नंबर 3 जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जरूरी है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी देखा था और लास्ट क्लास में हमने ये बात की चर्चा भी की थी कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 चीज़ जरूरी है, एक वस्तु और एक है सेवा। मैंने लास्ट में बताया था आपको कि हर मानव को 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक वस्तु और एक सेवा। मान लीजिए कि अगर आपको, मैंने कल बताया था कि मान लीजिए आपको कपड़ा लेना है तो आपको दर्जी के पास जाना होगा, वहाँ वस्तु की आवश्यकता होगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वहाँ पे आपको किसी वस्तु से काम नहीं चलेगा, वो उस आवश्यकता की पूर्ति आप परिवहन के माध्यम से या किसी भी साधन के माध्यम से आप उसको पूरा करेंगे, तो वो आपको वहाँ पर सेवा मिली। चल ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे। अब चलते हैं अगली बात पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ को मार्कआउट किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक चीज़ को मार्कआउट किया। यहाँ पे जो उत्पादन है, यहाँ मैंने, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैंने उत्पादन है यहाँ मैंने मार्कआउट किया है। ये मार्कआउट करने का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ये उत्पादन, पहले हमें समझना होगा कि उत्पादन होता क्या है। देखिए मेन बात ये है कि अगर आपको आवश्यकता है कोई वस्तु चाहिए, एक इंसान की आवश्यकता है कई वस्तुएं होती हैं, कपड़ा पहनना, कॉस्मेटिक सामान, बुक्स, मोबाइल्स, ये सारी कहीं ना कहीं तो बनती होंगी ना। अगर वो बनाएंगे नहीं कंपनियां तो क्या आपकी आवश्यकता पूरी होगी? नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्पादन क्या है, क्योंकि तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन ज़रूरी है। यानी बस मानव की जो आवश्यकता है तभी पूरी हो सकती है जब वस्तु और सेवाओं क्या हो? उत्पादन हो। अब ये उत्पादन का मतलब क्या होता है, पहले उत्पादन का मतलब समझ लेते हैं। मैं बुक से नहीं, मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चों को पता लग जाए कि क्या होता है, इसलिए जो टॉपिक आ रहा है मैं पहले समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखिए उत्पादन की मैंने परिभाषा लिखी है, मानव को जिस वस्तु एवं सेवाओं की आवश्यकता अपने जीवन को यापन करने के लिए आवश्यक होती हैं, उन वस्तु एवं सेवाओं को बनाना, निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। यानी जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं तो बनती होगी, वो जहाँ बनती है उसको बनाना, उस वस्तु को ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब सबसे वीवीआई पॉइंट ये है, अब जो नीचे आ रहा है वो सबसे वीवीआई पॉइंट है। आपने देखा कि कहीं वस्तु बनेगी तभी जाके आपकी आवश्यकता पूरी होगी, तो सबसे बड़ी फोकस हमको क्या करनी है? उत्पादन पे करनी है, क्योंकि जब तक वस्तु बनेगी नहीं आपकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती। आप जिस वस्तुओं की चाह रखते हैं, जिस वस्तुओं की आप इच्छा रखते हैं कि आपकी आवश्यकता उससे पूरी हो, उसको पहले बनाना ज़रूरी है। तो वो जहाँ बनेंगी उसी को हम कहते हैं उत्पादन का क्षेत्र। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान को हर कुछ ना कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें की आवश्यकता होती है। जैसा भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मोबाइल की आवश्यकता है, मैक की आवश्यकता है, तरह तरह की चीज़ों की आवश्यकता है। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बुक, पेंसिल, पेन, लाइट, तमाम प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे कुछ साधनों की आवश्यकता अति ज़रूरी होती है, यानी उन साधनों के बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते। जब उत्पादन नहीं होता था तब तो चलो इनकी कोई बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज जब उत्पादन हो रहा है, उत्पादन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, मानव को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, मानव की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, इसलिए उत्पादन ज़रूरी है। जब मानव की आवश्यकता नहीं थी तो उत्पादन नहीं था, और आज उत्पादन है तो इसका मतलब मानव की आवश्यकता है। अब यहाँ पे मैंने, आप ब्लू ग्रीन पेन में देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि उत्पादन को पूरा करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वो उत्पादन के साधन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उत्पादन के साधन क्या है, तो आप लिखेंगे कि मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तो उत्पादन जरूरी है, और उत्पादन करने के लिए जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसके बिना उत्पादन हो ही नहीं सकता, उसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। ये सबसे वीवीआई टॉपिक है। आप आगे चलते हैं कि उत्पादन के साधन के बारे में और इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। आगे सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो आप देख रहे हैं आपके डिस्प्ले पे नीचे लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैंने मार्कआउट किया हुआ है ब्लैक कलर में। इसको एक आप कहें तो आयताकार चित्र में मैंने इसको घेर रखा है। ये बात करते हैं। तो हमने देखा उत्पादन के साधन क्या है, तो उत्पादन
को करने में जो जो साधन की आवश्यकता होती है उत्पादन के साधन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पढ़ने के लिए जैसे कि आपको लाइट चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कलम चाहिए, बेंच चाहिए, टेबल चाहिए, अनेक प्रकार की एक शिक्षक भी चाहिए। तो वैसे ही उत्पादन करने के लिए, क्योंकि उत्पाद मैं बार बार उत्पादन की बात कर रहा हूँ, उत्पादन का मतलब होता है कि वस्तु का निर्माण करना, क्योंकि वस्तु का निर्माण होगा तभी तो इंसान की आवश्यकता की पूर्ति होगी। नहीं, चलिए तो बात करते हैं वस्तु के उत्पादन के बारे में। हम अब बात करने वाले हैं वस्तु के उत्पादन के बारे में। वस्तु के उत्पादन के जो साधन होते हैं, यानी जिसके बिना उत्पादन हो नहीं सकता, वो प्रमुख 4 होते हैं। एक पहला है भूमि, दूसरा है मेहनत या श्रम, तीसरी है पूंजी और चौथा है संगठन। देखिए एक्चुअली बात क्या है, अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु बनाना चाहते हैं, छोटी सी बात है, आप ही बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़मीन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री लगेगी। फैक्ट्री लगाने के पहले क्या चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए। तो पहले भूमि हो गई, तो भूमि की ज़रूरत आपको है। दूसरा हो गया मेहनत। अरे भाई साहब, भूमि ले लोगे, अगर आपके पास लेबर नहीं होंगे, लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए मेहनत करने के लिए, उसमें लेबर, काम करने के लिए लेबर। ज़मीन ले लिया, फैक्ट्री लगा दी, बिना लेबर का काम हो सकता है? नहीं। तो पहला तो आपको किसी भी चीज़ वस्तु का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए, उसके बाद दूसरा नंबर लेबर, तीसरा नंबर पूंजी। आपको ज़मीन मिल गई, आपको लेबर मिल गया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे वस्तु का उत्पादन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो तीसरी हो गई पूंजी। और चौथा बात है संगठन। अब संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकता। जैसे कल हमने देखा कि रामलाल ने अपने खेत में गन्ना उगाया, श्यामलाल ने फैक्ट्री लगाई पैसों से, उस गन्ने को अपनी फैक्ट्री में लाया, और जो बेचारा दुखिया था उसने अपने ट्रैक्टर से उन दोनों की सेवा की। तो इन्होंने एक संगठन तैयार किया, और संगठन तैयार करने के बाद उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। यानी जब किसी कार्य को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल के करते हैं या सोचते हैं, उसे हम संगठन कहते हैं। तो ये किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ें तो अति आवश्यक हैं। पहला भूमि, दूसरा मेहनत या फिर श्रम बोलिए या फिर लेबर बोलिए, मजदूर बोलिए, जो बोलना है आपको बोलिए, तीसरी है पूंजी मतलब रुपया, और चौथा है संगठन। तो ये 4 चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने चारों को लेकर यहाँ बगल में VVI लिख दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मैंने VVI लिख दिया है। क्यों लिखा है इसका मतलब समझाऊंगा, ये क्यों लिखा है मैंने। और एक चीज़ और देखेंगे आप कि मैंने इससे ग्रीन पेन से टिक मार के मैं यहाँ पे लाया हूँ उसको। अब क्यों लाया हूँ इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी करेंगे। अब पहले बात करते हैं अर्थ। अब सारी बातों को भूल के अब यहाँ पे आते हैं सेकंड टॉपिक पे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। देखिए वैसे अर्थव्यवस्था को मेरे अपने हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक में अलग हिसाब से दिया हुआ है ताकि बच्चों को समझ में आए, मैं वही प्रक्रिया अपना रहा हूँ। देखिए वैसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था को मैंने 2 भागों में बांटा है। आप ध्यान दीजिएगा, तो 2 भागों में मैंने पहला भाग क्या बांट रखा है, मैंने कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं। फिगर अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये टॉपिक मैं समझा दूँ, ये पेज आपको समझा दूँ, तो शायद आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने अर्थव्यवस्था को बेसिकली पहले 2 भागों में बांटा है। ध्यान समझना, मैंने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब कि मालिकपन के आधार पर, कि कौन सा किस कौन मालिक हुआ कौन नहीं, यानी मालिक। स्वामित्व मतलब होता है मालिक के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर। और दूसरा मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, दूसरा मैंने आपको बांटा है ये व्यवसाय एवं मानव क्रियाओं। आप ये कहें कि व्यवसाय एवं मानव क्रिया या आर्थिक क्रिया कहें के आधार पर, यानी मानव जो काम करता है उसके आधार पर मैंने अर्थव्यवस्था को बांट रखा है, और एक मालिकपन के आधार पर भी मैंने अर्थव्यवस्था को बांट रखा है। अब सिंपल सी मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे अब बात आपको समझ में आएगी कि आपने कुछ पढ़ा होगा तो अब आपको समझ में आएगी। स्वामित्व के आधार पर वैसे अर्थव्यवस्था को कितने अपने अनुसार यानी अपने स्वरूप में मैंने 2 भागों में बांटा है। एक स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकपन के आधार पर, मालिक के आधार पर, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था कौन मालिक हुआ उसके आधार पर बांट दिया हमने। और एक आदमी जो अर्थव्यवस्था में काम कर रहा है, यानी कि मानव जो काम कर रहा है, उसके आधार पर मैंने अर्थव्यवस्था को बांट रखा है। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। पहला पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो आपके डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है नीचे में। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान से समझें। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बात समझ में आ गई, चैप्टर समझ में आ गया। और व्यवसाय या मानव क्रियाओं के आधार पर मैंने अर्थव्यवस्था को फिर 3 भागों में बांटा है। यानी अगर स्वामित्व के आधार पर कहें तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवाद, समाजवादी और मिश्रित। लेकिन अगर मानव क्रिया या आर्थिक क्रिया या व्यवसाय के हिसाब से देखें तो अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। एक प्राथमिक क्षेत्र, यानी उनको क्षेत्रों में बांट दिया गया है, एक द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र। कल वाली कहानी याद आ रही होगी,
अब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गई होगी। तो आज जो हम समय देने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा समय हम लोग पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित पे हम लोग देंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, लेकिन समझाना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब की परिभाषा आपको पेज में मैं दे दूँगा, आप अपना नोट, वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट आप उतार सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आते हैं, अब यहाँ पे हम पहले आप बात कर लेते हैं ये क्या है। देखिए, उत्पादन के चार, अब समझना ध्यान से, उत्पादन के प्रमुख चार साधन होते हैं, भूमि, मेहनत, पूंजी और संगठन। यानी इन चारों के बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो अब ये उत्पादन देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्पादन के चार साधन हैं ये दो ही आदमी कर सकते हैं, या तो सरकार करेगी, ध्यान दीजिएगा, या तो सरकार करेगी। अगर मान लीजिए सरकार ने उत्पादन लगाया, सरकार ने सोचा कि मैं एक फैक्ट्री लगाती हूँ, उन्होंने लगाया, तो यानी भूमि भी सरकार की होगी, मेहनत भी सरकार की होगी, पूंजी भी सरकार की होगी, या संगठन भी सरकार की होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन चारों का नाम अलग अलग ना लेकर हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होगा, अगर सरकार कर रही है उत्पादन तो। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ या कोई निजी व्यक्ति चाहता है कि मैं उत्पादन करूँ, तो उत्पादन के साधन यानी भूमि, मेहनत, श्रम, पूंजी, संगठन, ये सब किसी निजी व्यक्ति का होगा, यानी उसका कोई निजी व्यक्ति मालिक होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही बात करने वाले मैं बताता हूँ कि किसी किसी देश में होता क्या है, किसी किसी देश में, पूरे विश्व में अलग अलग देश हैं, किसी किसी देश में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन होते हैं, यानी ये जो है भूमि, इस पर केवल सरकार का अधिकार होता है। यानी सरकार के जो सरकार कहेगी वही होगा, सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार उसका मालिक होता है सबका। लेकिन किसी किसी देश में ऐसा होता है, किसी किसी देश में ऐसा होता है कि उत्पादन के सभी साधन, यानी ये जो देख रहे हैं आप, यानी उत्पादन करने का अधिकार, उत्पादन के सभी साधन एक निजी व्यक्ति करता है। तो चलिए, इसलिए मैंने मार्कआउट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ उत्पादन के स्वामित्व से स्वामित्व, यानी उत्पादन के साधन पे कभी कभी सरकार का अधिकार होता है। कब? तो अगर वो सरकारी संस्था है उत्पादन करने वाली तो सरकार का अधिकार होगा। अगर वो निजी संस्था है, कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट उत्पादन कर रहा है, तो उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे मैंने इसलिए इसको मार्कआउट करके यहाँ पे ले आया है मैंने, यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मार्कआउट आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जो मार्कआउट आप देख रहे हैं इस बॉक्स से लाया गया यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर, ये इसलिए लाया गया है ताकि इसका संबंध इससे है। तो चलिए, उत्पादन के साधनों पर अगर सरकार का अधिकार होगा तो इसका मतलब उत्पादन सरकार कर रही है, और अगर उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो इसका मतलब उत्पादन निजी व्यक्ति कर रही है। तो किसी देश में सरकार का केवल अधिकार होता है और किसी किसी देश में सरकार मतलब निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो अब एक बात और समझ लीजिए आप कि बताइए, जब किसी उत्पादन के साधन पे सरकार का अधिकार, यानी सरकार जब कोई चीज़ का उत्पादन कर रही है, तो क्या सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा, पैसा कमाना होगा, कि जनता की सेवा करना होगा, देश की सेवा करना होगा? बिल्कुल, जब किसी वस्तु का उत्पादन सरकार कर रही है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है सेवा करना। यानी लोगों को सस्ते दाम में सामान मिल जाए, वहाँ पे तानाशाही ना चले, वहाँ पे अमीर और अमीर ना बने, मजदूर गरीब सबको बराबर लाभ मिले, इसलिए सरकार अपने अंदर सब चीज़ों को रख लेती है। लेकिन अब वही बात मैं करता हूँ, अगर मान लीजिए कि वही काम कोई निजी व्यक्ति कर रहा है, अगर मैं कर रहा हूँ या फिर आप कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे? आपका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं होगा, आपका मुख्य उद्देश्य होगा जितना पैसा कमा सकते हो उतना कमाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपके गाँव में 2 स्कूल हैं, एक प्राइवेट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल जिस पे पूरा नियंत्रण सरकार का है तो उसको समाजवादी में हम डाल सकते हैं, और एक प्राइवेट स्कूल जो कि उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, एक निजी आदमी ने खोल रखा है, एक निजी आदमी का आदेश चलता है, जो टीचर पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा सारा चलता है, उसे हम पूंजीवाद में डाल सकते हैं। अब थोड़ा सोचिए कि प्राइवेट स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। वैसे प्राइवेट NPO है, नॉन फॉर्म ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ट्रस्ट होता है जिस पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये लोग इसकी आड़ में बहुत धांधली करते हैं। तो अब प्राइवेट स्कूल है तो इसका मुख्य उद्देश्य हो गया लाभ कमाना। आप जानते हैं उसका मुख्य उद्देश्य एक ही होगा कि कैसे लाभ कमाया जाए। लेकिन अगर सरकारी स्कूल जो आपके गांव घर में है, आप देखते होंगे सरकारी स्कूल को, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उसका उद्देश्य है बच्चों को, गरीब बच्चों को, सभी बच्चों को बराबर अधिकार से पढ़ाना। आप सर्व शिक्षा अभियान जानते हैं, सरकार के द्वारा चलाया जाता है, सभी बच्चों को पढ़ाना। तो सरकार जब कोई काम करती है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उसका उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करना, देश की सेवा करना होता है। लेकिन जब कोई काम निजी व्यक्ति करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तीसरा क्या बता रहे हो? आप 2 ही बता रहे हो, बार बार आप 2 ही बता रहे हो, एक निजी एक सार्वजनिक, ये मिश्रित क्या है बता रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा आप जान लीजिए, मैं मुंह से कह रहा हूँ,
आपको लिखा हुआ अगले पेज में मिल जाएगा। देखिए पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था क्या होता है, वैसी अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिए, नाम ही है पूंजी, पूंजी मतलब पैसा कमाना, तो निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। नाम ही है पूंजीवाद, इसका मतलब इसमें पूंजी कमाने के बारे में सोचेगा। अब पूंजी कब कमाया जाएगा, जब उत्पादन के साधन यानी उत्पादन कोई निजी व्यक्ति कर रहा हो। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे उत्पादन के सभी साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, यानी उसका मालिक कोई निजी व्यक्ति हो, पर्सनल कोई व्यक्ति हो या कोई पर्सनल संगठन हो, जिसका और उस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। वैसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज जो भी देश, बड़े बड़े देश, जो भी देश विकसित देश है, वहाँ पे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि उन देशों में हमेशा ये होता है कि हम कितना अधिक मेहनत करें और कितना आगे बढ़ें। सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बताता हूँ। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था माना कि पब्लिक के लिए घाटे की बात है, यानी पब्लिक को इससे हल्का फुल्का नुकसान होता है, लेकिन देश का विकास होता है। अब सिंपल सी बात है, प्राइवेट स्कूल और निजी स्कूल, सरकारी स्कूल की बात ले लीजिए। सरकारी स्कूल में बच्चों को फीस नहीं लगता है, लेकिन क्या उसका विकास है? नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को फीस लगता है, खूब ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका विकास है कि नहीं है? वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जहाँ जहाँ होगी वहाँ विकास अपने आप होगा। लेकिन समाजवाद अर्थव्यवस्था में ऐसी अवधारणा नहीं है। समाजवाद अर्थव्यवस्था देश की सेवा के लिए बनाया गया है, लेकिन उससे विकास हो नहीं रहा, विकास संभव है नहीं। तो अब चलिए समाजवाद की अर्थव्यवस्था की हम परिभाषा जान लेते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, यानी उत्पादन करने वाले साधन, जहाँ वस्तु बनाई जा रही है, वो सरकार करे, उस पर सरकार का अधिकार हो, यानी सरकार मालिक हो। और एक बात और, समाजवाद अर्थव्यवस्था का मैं बताया था कि मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा करना होता है। आज सरकारी स्कूल का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है? नहीं, सरकार की सेवा करना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोनों बात समझ में आ गई। जब निजी व्यक्ति मालिक होगा, जब निजी व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा होगा तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जब कोई सरकारी आदमी यानी सरकार किसी वस्तु का उत्पादन कर रही होगी तो समाजवाद अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। कोई देश ऐसा भी है, हम अपने भारत की बात कर लें, जहाँ पे कुछ सरकारी संस्थाएं भी हैं तो कुछ निजी संस्थाएं भी हैं। आप देखें, आपके पास बैंक है तो कुछ बैंक सरकारी भी हैं, कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं। कुछ ऐसे उत्पादन के साधन हैं जहाँ पे सरकारी भी है, और कुछ ऐसे उत्पादन के साधन हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट हैं, उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के अंदर में भी आती है, ठीक है, जैसे बिजली का उत्पादन, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के अंदर में होते हैं। तो भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकार भी मालिक हो किसी किसी जगह पे, और कहीं कहीं पे निजी व्यक्ति भी मालिक हो। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित कहते हैं, मिली हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ये भारत में जो अर्थव्यवस्था चलती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में सरकारी संस्थाओं के साथ साथ निजी संस्थाएं भी हैं। यानी उत्पादन के साधन पे सरकार का भी अधिकार है, तो किसी किसी में उत्पादन के साधन पे निजी व्यक्तियों का भी अधिकार है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। तो फास्ट में रिपीट कर लें तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वैसे देश, किसी किसी देश में, हमारे देश में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारे देश में समाजवाद अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में जो आप देख रहे हैं ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये नहीं है और ये नहीं है। हमारे देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे सरकारी संस्थाएं भी हैं और निजी भी संस्थाएं। आप देखते हैं आपके पास सरकारी स्कूल भी हैं और निजी स्कूल में भी है, लेकिन पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था अन्य देशों में है, हमारे देशों में नहीं है। लेकिन एक बात संभव है, जिस देश में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है विकास वहीं संभव है। जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, आप देखें इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ पे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था यानी कि उत्पादन के सभी साधनों पे सरकार का नहीं, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है, तो उनका विकास हो रहा है, वो देश आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो देश इतना विकास नहीं है, विकासशील देशों की श्रेणी में वो लोग आते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, हमारे देश में ये बात आपको पता लगी, अगर देश का विकास करना है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से आपको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में आना होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था भले जनता के फ़ायदे के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन विकास उसमें बहुत ही कम होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भले जनता के दृष्टिकोण से थोड़ा खराब है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था में विकास हमेशा होगा, ठीक है। लेकिन भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे दोनों अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं, पूंजीवाद भी और समाजवाद अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत में ना ही पूंजीवाद है और ना ही समाजवाद है। अगर दोनों है, दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी किसी किसी क्षेत्र पे सरकार का अधिकार भी है और किसी किसी क्षेत्र पे निजी व्यक्ति का अधिकार भी है। तो कहीं कहीं सरकार का, जहाँ सरकार का है उसका उद्देश्य है कि जनता को सेवा देना, और जहाँ पर निजी व्यक्ति का अधिकार है उसका उद्देश्य है लाभ कमाना। सिंपल सी बात है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे
इसलिए मैंने क्या किया है, उत्पादन के साधनों से इसको कनेक्ट करके इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि उत्पादन के साधन पे जिसका, अगर सरकार मालिक होगी तो पूंजीवाद, समाजवाद, अगर कोई निजी व्यक्ति मालिक होगा उसका अधिकार होगा तो पूंजीवाद, और भारत में क्या है, दोनों, यानी दोनों होंगे तो कौन सा होगा, मिश्रितवाद। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था चलती है। अब लास्ट क्लास में हमने, अब चलिए हम चलते हैं इधर की ओर, इस साइड की ओर। परिभाषा जो मैंने बताई है मैंने लिखवा दिया है, आप निश्चिंत हैं, इसके बाद जो पेज आएगी वो परिभाषा की ही पेज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं व्यवसाय एवं मानव क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं के आधार पर, यानी मानव जो क्रियाएं करता है उसके आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। मैंने बताया था कल आपको कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो रामलाल जो काम कर रहा था, स्टोरी में बताया था, वो प्राथमिक क्षेत्र है। श्यामलाल जो काम कर रहा है वो द्वितीय क्षेत्र है, और दुखिया जो काम कर रहा है वो तृतीय क्षेत्र है। मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कल बताया था, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कृषि से संबंधित कार्यों को किया जाता है। कृषि, मुर्गा पालन, मछली पालन, ये सब जो भी क्षेत्र है ना, जो द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, यानी जिसके वजह से द्वितीय क्षेत्र बन ही नहीं सकता, उसे हम कहते हैं, दूसरे क्षेत्र काम ही नहीं कर सकता, उसे कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया था, यानी कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र, मैंने बताया था आपको कि द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण का क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक क्षेत्र से यानी प्राथमिक क्षेत्र से किसी वस्तु को ले जाकर मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार उसका रूप बदल दिया। जैसे इंसान को अगर अगर माजा चाहिए तो प्राथमिक क्षेत्र से आम लेंगे हम और उसे फैक्ट्री में ले जाके उसका जो भी क्रियाकलाप करके उसको हम जूस बनाएंगे। तो हमारी आवश्यकता थी जूस पीने की, तो हमने जूस तैयार किया, तो वो जहाँ तैयार हुआ वो द्वितीय क्रिया कहलाती है, यानी उद्योग जहाँ पे होता है, जहाँ वस्तु का निर्माण होता है, अभी निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे, वो द्वितीय क्रिया में होती है, ठीक है। और तृतीय क्रिया में बताया था, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन तृतीय क्रिया में सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यानी तृतीय क्रिया जो है वो प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रियाओं को सेवा देने का काम करती है, इसीलिए इसे सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये बेसिकली सेवा ही देती है, क्योंकि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया बिना तृतीय क्रिया के अपना काम पूरा नहीं कर सकती, ये आपको ही पता है, और मैंने आपको पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में बता भी दिया था। तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आपको ज़रूरत है नहीं, अगर आपको कहानी याद है तो आपको प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ परिभाषाओं की ओर चलता हूँ, जो मैंने परिभाषा आपको समझाई है। आप कहते हैं कि सर परिभाषाएँ आप नहीं लिखाते, तो चलो मैं परिभाषाएँ लिख देता हूँ। और मैं एक बात और बता दूँ, अगर किसी भी तरह की क्लास आपको व्यवस्था है, अगर लगता है कि नहीं सर आप टॉपिक समझाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सअप नंबर मुझे व्हाट्सअप करें। और किसी को भी अगर जो मैंने नोट्स दिखाया उसका अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो भी आप कमेंट करें, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है दोस्त, पढ़ाई ऐसे करो ताकि याद करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो जो भी ये 6 हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों की परिभाषा यानी 6 की परिभाषा मैं आपको नीचे वाले पेज में दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो को पॉज करके आप परिभाषाएं लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं परिभाषाएं पढ़ देता हूँ, ठीक है। अब समझाने की जरूरत नहीं, मैंने सारा बात समझा दिया है। यहाँ लिखा हुआ है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, मैंने लिखा है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन साधन मतलब कौन, पूंजी, भूमि, श्रम, संगठन, हाँ, निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सिंपल सी बात है, कोई प्राइवेट आदमी कोई काम करेगा तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा ही होगा, लेकिन वही काम अगर सरकार करेगी तो उसका काम लाभ कमाना नहीं होगा, बल्कि जनता का सेवा करना होगा। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में निजी आदमी मालिक होता है, किसका, उत्पादन के साधनों पर, यानी यहाँ जहाँ उत्पादन होता है यानी निजी व्यक्ति किसी सामान को बनाता है। अब वो निजी व्यक्ति जब कोई सामान को बनाएगा तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा, वो अधिक से अधिक मात्रा में बेच के वो लाभ कमाने की कोशिश करेगा। दूसरा है समाजवाद अर्थव्यवस्था, कोई बात, अब निजी व्यक्ति नहीं होगा, कौन होगा, सरकार होगा। तो लिखा हुआ है कि समाजवाद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, जहां उत्पादन के साधनों पर, ध्यान दीजिएगा, जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है, देश की सरकार के पास होता है। सिंपल सी बात है, देश की सरकार के पास होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, कमाना, लाभ कमाना। यहाँ देखिए आप, लाभ कमाना, सिंपल, लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की क्या करना, सेवा करना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेवा करना, बल्कि समाज की सेवा करना, लाभ कमाना नहीं होता, लाभ कमाना तो पहले वाला का उद्देश्य होता है, तो इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज क्या करना होता है, सेवा करना होता है। अब चलिए मिश्रित में चलते हैं, वही बात, ये दोनों को मिला दे तो मिश्रित बन गया। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है, यानी दोनों मिला हुआ रूप है, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकार भी मालिक हो और निजी व्यक्ति भी मालिक हो।
अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का तथा सरकार का अधिकार एवं स्वामित्व हो। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे निजी व्यक्ति भी मालिक हो और सरकार भी किसी किसी पर मालिक हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब मैंने पहले बता दिया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो मैंने बात लिख दी है। अब कुछ नोट्स में बताना चाहता हूँ, नोट्स बड़े सुंदर है, नोट्स देखिएगा। जो भी विकसित देश हैं, अभी विकसित विकासशील क्या होता है मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा आपको। विकसित और विकासशील होता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो देश आगे हैं उसे विकसित कहते हैं, जो बहुत आगे हैं। जो भी विकसित देश है उन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तथा जो देश विकासशील हैं उन देशों में अधिकांशतः समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने आपको पहले बताया था कि जो देश वही देश आगे होगा जहाँ पे समाजवादी नहीं, मिश्रित नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन भारत आज विकसित देशों में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जिस दिन होने लगेगी उस दिन हो जाएगी, उस दिन शायद देश का विकास होना संभव हो जाए। धीरे धीरे हो रहा है, आप भी गौर करें, धीरे धीरे जो भी सरकारी चीज़ें हैं वो प्राइवेट आदमी, निजी व्यक्तियों के हाथ में दे दिया जा रहा है। यानी उत्पादन के जो साधन हैं वो सरकार अपने पास से छोड़ के निजी व्यक्तियों के हाथ में दे रही है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भारत में भी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था लागू हो जाएगी और चलने लगेगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में चल रही है। अमेरिका ऐसे महान देशों में अभी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। चलिए अब चलते हैं परिभाषाएं नंबर 2 में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। जो बातें मैंने पढ़ाई है वही लिख दी है मैंने। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां उद्योग के लिए कच्चे माल को तैयार किया जाता है। अब ये कच्चा माल क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, कच्चा माल समझ लीजिए। कच्चा माल क्या होता है? जैसे कि आपने माज़ा बनाया तो माज़ा के लिए आम कच्चा माल हुआ, चिप्स बनाया तो चिप्स के लिए आलू कच्चा माल हुआ, अगर आपने चीनी बनाया तो चीनी के लिए गन्ना कच्चा माल हुआ। तो आप अभी ये माज़ा के लिए आम कच्चा माल, चीनी के लिए गन्ना कच्चा माल और आलू के लिए चिप्स कच्चा माल। अच्छा बताइए, ये गन्ना, आम और आलू कहाँ बनते हैं, किस क्षेत्र में? ये कृषि से संबंधित हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में बनते हैं। आप ये कहिए कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए यानी उद्योग के लिए जहाँ पे कच्चा माल तैयार किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कृषि की जाती है और वही कृषि में उगाई हुई वस्तुओं को हम द्वितीय क्षेत्र में भेजते हैं और वहाँ जाके इसका रूप बदलते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र, मैंने अगर डायरेक्टली समझाने के लिए बात को लिख दिया है यहाँ पे कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहाँ उद्योग के लिए कच्चे माल को तैयार किया जाता है, ठीक है। अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी मतलब होता है वन से संबंधित, लकड़ी को लाना, फल को लाना, लकड़ी बेचना, ये सब वानिकी में आता है। खनन मतलब धरती के नीचे से जो चीज़ निकलता है, जैसे कि सोना, चांदी, पेट्रोलियम जो भी निकलते हैं धरती के नीचे से, वो खनन कहलाते हैं इत्यादि। ये जो क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी अर्थव्यवस्था कौन क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी के नाम से भी जानते हैं। यानी औद्योगिक क्षेत्र मतलब जहाँ पे उद्योग किया जाता है, जहाँ वस्तु को बनाया जाता है। जैसे जहाँ पे माज़ा बनाया जाता है, आम से माज़ा बनाया, जैसे आलू से चिप्स बनाया जाता है, जैसे गन्ना से चीनी बनाया जाता है। तो ये जहाँ बनता है ना, औद्योगिक मतलब जहाँ पे उद्योग किया जाता है, बनाया जाता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में वस्तु का निर्माण किया जाता है। मैंने बताया था इस क्षेत्र में वस्तु क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। उद्योग को इस क्षेत्र में रखा जाता है और उद्योग जो है, जहाँ वस्तु का निर्माण होता है उसे उद्योग कहते हैं। उस क्षेत्र को हम इसमें रखते हैं क्योंकि वहाँ मैंने पहले बता दिया था कि द्वितीय क्षेत्र उद्योग का क्षेत्र है जहाँ पे वस्तु को बनाया जाता है, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र की बात कर ले। मैंने बताया था कि द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र की जो मदद करता है। तृतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वस्तुओं की आदान प्रदान नहीं होती, वहाँ पे सेवाओं का आदान प्रदान, यानी ये जो तृतीय क्षेत्र है वो सेवा देता है, इसीलिए इसे सेवा का क्षेत्र भी हम कहते हैं। चलिए आइए तृतीय क्षेत्र की परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही बात। यह क्षेत्र ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र ऐसा है जहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। यहाँ वस्तु नहीं बनती। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुएं बनती हैं। गन्ना वस्तु है, प्राथमिक क्षेत्र में बना। गन्ना से चीनी द्वितीय क्षेत्र में बना, वस्तु हुई। लेकिन तृतीय क्षेत्र में कोई गन्ना और कोई वस्तु नहीं बनती, चीनी नहीं बनती। ये सेवा देती है। किसी को सेवा देती है? प्राथमिक क्षेत्र को देती है, द्वितीय क्षेत्र को देती है और मनुष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है सेवा के माध्यम से। तो ये सेवा देने वाली जो भी क्रियाएँ हैं वो किस क्षेत्र में आती हैं? तृतीय क्षेत्र में आती है। जैसे परिवहन, यानी एक स्थान दूसरे स्थान जाना, ये तृतीय क्षेत्र का काम है। ये जो आते हैं ये काम, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। संचार मतलब जो आप व्हाट्सअप चलाते हो, ये सैटेलाइट के माध्यम से जो एक स्थान दूसरे स्थान संदेश जाता है उसे संचार कहते हैं। बीमा मतलब कि LIC जो आप करवाते हैं
उसमें से आपको वो जो कंपनियां होती है वो वस्तु नहीं बेचती, आपको सुरक्षा देती है, आपको सुविधा देती है। अगर आप डेथ कर गए तो आपके परिवार को इतने रुपए मिलेंगे, नहीं डेथ के तो इतने मिलेंगे, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो इतने मिलेंगे, आपको सेवा देने का काम करती है। बैंकिंग कंपनियां, जो बैंक सब हैं, वो आपको सेवा देने का काम करती है, आपके पैसों को सुरक्षित रखती है। कोई वस्तु आपको देती वेती नहीं है, वो आपके सामान को सुरक्षित रखती है, आपके रुपयों को सुरक्षित रखती है, आपको लोन देने का काम करती है, सेवाएं देती हैं। तो ये सेवा देने वाले जो सेक्टर्स हैं ना, जो वस्तु का उत्पादन और खरीद बिक्री नहीं करते, जो सेवा देने का काम करते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में। ठीक है, तो अब हमने ये बात समझ ली। अब इसमें 2 नोट हैं, आप 2 नोट पढ़ लें। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र की सहायता करता है, अर्थात उन्हें सेवा प्रदान करता है। मैंने कहा था कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देने का काम कौन करता है? तृतीय क्षेत्र। अर्थात तृतीय क्षेत्र के बिना प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र काम नहीं कर सकता। चलिए नोट नंबर 2 पे चलते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य की सबसे अधिक आवश्यकताएं द्वितीय क्षेत्र से पूरी होती है। यानी कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें मनुष्य की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है ना, वो द्वितीय क्षेत्र से पूरी होती है। क्योंकि इंसान गन्ना खाना छोड़ दिया है, चीनी खाना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है कि नहीं है? इंसान, कहने का मतलब है, मशीन से बने हुए कपड़ों को पसंद करता है, मोबाइल्स को पसंद करता है। आप देखिए कि द्वितीय क्षेत्र से जो वस्तु बन के आ रही है ना क्षेत्र से, वो इंसान की आवश्यकता आजकल ज़्यादा हो गई है। और एक बार बता दूं आपको, द्वितीय क्षेत्र तभी काम करेगा जब प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन होगा। अगर गन्ना नहीं बनेगा तो क्या चीनी बनेगी? क्या अगर कहीं कपास नहीं होगा तो क्या कपड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो द्वितीय क्षेत्र से मानव की आवश्यकता तो पूरी होती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले किस क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा? प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, यानी किसानों को बढ़ावा देना होगा। किसान जब अपने खेतों में उगाएंगे तभी तो वो कच्चा माल बन के द्वितीय क्षेत्र में आएगा, और तभी तो द्वितीय क्षेत्र में जाके वस्तु का निर्माण होगा, तभी तो आपकी आवश्यकता क्या होगी? पूरी होगी। और प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र काम करेगा तभी तो तृतीय क्षेत्र को काम करने में मज़ा आएगा, तभी तो वो उनकी सहायता करेगा, वो फैक्ट्रियों से सामान आप तक पहुँचाएगा। फैक्ट्रियों से आप तक सामान पहुँचाने में परिवहन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके माध्यम से सामान आप तक पहुँचता है। चलिए, तो वही बात, और ये बात तभी संभव है अगर द्वितीय क्षेत्र से मानव की आवश्यकता पूरी होती है। अधिकतर आज के ज़माने में तो आपको प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जितना अधिक गन्ना का उत्पादन होगा, चीनी उतनी अधिक बनेगी, जितना अधिक आम बनेगा, आम की पैदावार होगी, उतनी अधिक माजा बनेंगे। तो यानी फाइनली अगर आप बात करें तो किसानों को आपको प्रोटेक्शन करना होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्रिया करने वाले जो हैं, उनको बढ़ावा दें, तभी वो अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेंगे और द्वितीय क्षेत्र वालों को देंगे कि लो, अब तुम मशीन से इसका रूप निर्माण करो और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करो। तो फाइनली हम ये बात जान चुके हैं कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया जो है वो अर्थव्यवस्था के अहम अंग है, और ये तीनों क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को हमने आज देखा कि अर्थव्यवस्था को हमने कितने भागों में बांटा, 2 प्रकार से भागा, एक स्वामित्व के आधार पर और एक मानव क्रियाओं के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बारे में हमने जान लिया कि जहाँ मालिक सरकार होगी समाजवाद, जहाँ मालिक निजी व्यक्ति होगी पूंजीवाद, और जहाँ दोनों होगी वहाँ मिश्रितवाद। और मानव क्रियाओं के आधार पर हमने प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र भी हमने आज कर लिया है। और वीडियो भी आपको, सारी परिभाषाएं भी आपको मिल चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो का मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे, लेकिन आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और, अगर कुछ भी समझ में ना आए, अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए, तो फिर पुनः आप कमेंट करें, या फिर जैसे भी आपको मुझसे कांटेक्ट करना है करें आप, मैं उसकी वीडियो फिर से बना के अगले वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो फिर अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम लोग विकसित और विकासशील के बारे में थोड़ा जानें, कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानेंगे जो कि इकोनॉमिक्स में बार बार आते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। सबसे पहले तो उन बातों को जानना है कि परिभाषा में या फिर इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स आते हैं, वो जो वर्ड्स आते हैं, उसका मतलब क्या होता है। हम बच्चे अधिकतर उस अर्थ को समझ नहीं पाते और आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिससे कारण उन्हें परिभाषाएं रटनी पड़ती, वो परिभाषा समझ नहीं पाते कि उसका कंसेप्ट क्या है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो टर्म है उसको अंडरलाइन करके पहले उनको समझाता हूँ। जैसे मैंने आज उत्पादन का मतलब समझाया, उत्पादन के साधन का मतलब समझाया, शायद ये बुक में आपको ना मिले, इसलिए मैंने पहले ये समझा दिया ताकि बच्चों को क्लियरली समझ में आए। तो आप ये बात समझ गए कि सारा खेल वह मानव की आवश्यकताओं का है। आवश्यकता बढ़ी तो अर्थव्यवस्था बढ़ी, उसी अर्थव्यवस्था को उन्हें अलग अलग प्रकार से बांट दिया है। ये एग्जाम के ट्रेडमार्क क्वेश्चन है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि विनिर्माण कौन सा क्षेत्र है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि विनिर्माण का मतलब होता है निर्माण नहीं करना, किसी निर्मित वस्तु को दोबारा फिर उसका रूप बदल देना। तो ये किस काम में होता है, किस क्षेत्र में होता है? द्वितीय क्षेत्र में होता है। तो विनिर्माण का क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। अब कल के वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सबको रखें, और सब मिलकर कामना करें कि इस महामारी के जंग में पूरी दुनिया विजयी हो और हमारा देश भी विजय हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।